Audio Jungle. Audio Jungle. हम चल रहे थे 30 प्रश्न अपन कर चुके थे। देखिए आगे प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है। और दूसरा है आपका, देखिए प्रश्न नंबर 32, किसी त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु कहलाता है। ये दोनों प्रश्न नंबर 31 आपके पास में आ गया। देखिए त्रिभुज के शीर्षों से जो होता है वो कहलाता है आपका परिकेंद्र। और नंबर 32 है आपका, किसी त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ, वो आपका कहलाता है अंतः केंद्र। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास त्रिभुज के शीर्ष दिए जाते हैं तो शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु जो कहलाता है वो आपका परिकेंद्र होता है, और भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु जो है वो आपका अंतः केंद्र कहलाता है। अब देखिएगा आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर है आपका 33। आपको दे रखा जिस त्रिभुज में लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र एक ही हो उस त्रिभुज का नाम बताओ। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें परिकेंद्र, लंब केंद्र और अंतः केंद्र तीनों एक ही होते हैं तो आपका त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 आया आपका, यदि त्रिभुज ABC में D समांतर BC हो, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, DB बराबर 6 सेंटीमीटर एवं AE बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो EC का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको दे रखा है त्रिभुज ABC में आपको दिया हुआ है D समांतर BC है। चित्र बना दीजिए इसके अनुसार। एक त्रिभुज हो गया आपका, नाम रख दीजिएगा ABC। ये आपके पास में आ गया D और AE। आपसे कहा है ABC में ये DE है वो BC के समांतर है और आपको मान दिया हुआ है। तो अपन देखेंगे, देखिएगा ऐसी कंडीशन में आपको लगाना होता है थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है आपकी, यदि ये वाली रेखा दो भुजाओं को काटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD बटे DB और आपके पास में आ जाएगा AE बटे EC। तो आप लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर आपके पास AE बटे आपके पास में आ जाएगा EC। रखिएगा मान, देखिए AD का मान आपके पास में 4 है बटे DB का मान आपके पास 6 है, AE का मान आपके पास में 5 है, EC आपको निकालना है। सीधा हल कर देंगे, इसको इधर गुणा कीजिए, इसको इधर गुणा कीजिए। 4 इंटू EC बराबर 6 पंजे 30 हो जाएगा। हमको मान ज्ञात करना है EC का, 30 बटे 4 हो जाएगा। 4 का भाग लगा दीजिएगा, 4 7 28, 2 बच गया, पॉइंट लग जाएगा, 4 पंजे 20। EC का मान आपके पास 7.5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, यदि त्रिभुज ABC में D समांतर BC हो तो, और आपको दे रखा है हो एवं आपको दे रखा है AD बराबर 6 सेंटीमीटर, DB 9 सेंटीमीटर, AE 8 सेंटीमीटर हो तो AC ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसी तरीके से आपका ये प्रश्न हो जाता है। त्रिभुज ABC में आपके पास में दे रखा है DE समांतर BC है आपका। ये त्रिभुज हो गया आपके पास में ABC, ये D और AE सीधा लिख देते हैं। ऐसी कंडीशन में थेल्स प्रमेय से देखेंगे अपन, और सीधा ये भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होंगी तो आपके पास में आ जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे आपके पास में आ जाएगा EC। सीधा मान रख दीजिएगा।
आपके पास में आ गया AD बराबर देखिएगा आपको दे रखा 6, DB बराबर 9, बराबर AE बराबर 8 और EC बराबर आपको निकाल लेना है यहाँ से। तो ये इसको इधर गुणा और इसको इधर गुणा कीजिए, आपके पास में आ जाएगा 6 गुणा EC बराबर 8 नाम 72, 8 नाम 72 और आपको निकालना है यहाँ से EC। तो आपके पास में देखिएगा EC बराबर आपके पास में आ जाएगा 72/6 का भाग दीजिएगा आपके पास, तो आपके आ जाएगा 12 × 6 = 72, आपके पास में आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। परंतु दोस्तों EC आपको नहीं निकालना है, आपको ज्ञात करना है AC। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो AC बराबर हो जाएगा आपके पास AE प्लस EC प्राप्त हो जाएगा। तो मान रख दीजिए यहाँ पर AE का मान आपको दिया हुआ है पहले से 8 और EC आपके पास में आ गया 12, टोटल कर दीजिएगा 20 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए आपका प्रश्न नंबर 36 देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। सवाल को देखिएगा, एक एक नंबर के प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ से। आपका है प्रश्न नंबर 36 देखिएगा, आपको दे रखा है यदि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD हो एवं AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BD बराबर 5 सेंटीमीटर, DC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो AC ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको दे रखा है त्रिभुज ABC में आपको दे रखा है कोण A का समद्विभाजक, या आप सीधा लिखते हैं ऐसे AD कोण A का समद्विभाजक, कोण A का समद्विभाजक है। तो देखिएगा चित्र बनाते हैं, ये आपका चित्र हो गया, नाम रख दें A, B और C। देखिएगा आपसे कह रहा है AD है जो कोण A का समद्विभाजक कर रहा है, तो ये आपका समद्विभाजक कर दीजिएगा। तो आपके पास एक प्रमेय होती है कि ये जो समद्विभाजक है इस सम्मुख भुजा को, अगर ये सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है, यानी BD/DC बराबर AB/ क्या होता है AC। तो आप सीधा लिख देंगे AB आपके पास में आ गया, पहले तो क्या आ जाएगा, इस भुजा को करेगा BD/DC, BD/DC बराबर शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में AB/ आपके पास में आ जाएगा AC। सीधा मान रखिएगा आपके पास में, देखिए यहाँ दिया हुआ है आपको AB का मान आपके पास 8 सेंटीमीटर है, BD का मान आपके पास 5 सेंटीमीटर है, बटे DC का मान आपके पास में 4 सेंटीमीटर, और AB आपको पहले से दिया हुआ है 8 बटे क्या आ जाएगा आपके पास में AC। गुणा कीजिएगा, 5 गुणा आपके पास में आ गया AC, 8 चौके 32, AC बराबर 32/5 भाग दीजिएगा, 5 6 के 30 और 2 बचेगा, 5 चौके 20, 6.4 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके पास 37 नंबर देखिए, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज XYZ है, जहां PQ बराबर 3XY है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इनके क्षेत्रफलों का हमसे क्या पूछा है, अनुपात। देखिएगा आपको दे रखा है प्रश्न नंबर 37 है, त्रिभुज आपके पास में आ गया PQR, आपको दिया हुआ है समरूप त्रिभुज XYZ दिया हुआ है, जहां आपको दे रखा है उसने XYZ है, PQ बराबर 3XY है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। देखिएगा आप चित्र बना देते हैं, आपके पास में आ गया त्रिभुज है, एक तो PQR है और XYZ के समरूप है, या सीधा ले लेते हैं अपन, बिना त्रिभुज के भी इसको हल कर सकते हैं। देखिएगा जब ये दोनों त्रिभुज आपके पास में पहले से ही दे रखा है, देखिएगा ध्यान से, पहले से आपको दिया हुआ है, तो अपन ने पढ़ा है जब दो त्रिभुज समरूप हो
तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समानुपाती होता है, उनकी संगत माध्यिकाओं के समानुपाती होता है, या आपके पास में यहाँ इसी तरीके से अपन निकाल देंगे। देखिएगा आपके पास में आ जाएगा क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा इधर, आपके पास में आ जाएगा पी क्यू आर, ए आर का मतलब होता है क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। एरिया का पहले दो मान लिया अपन ए आर ई ए, और ए आर ई ए में से पहले दो मान ए आर लिया, तो इसको क्षेत्रफल बोलेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज एक्स वाई जेड बराबर, इनकी संगत भुजा देखिए, इसकी पी क्यू लेते हैं तो इसकी एक्स वाई, इसकी क्यू आर लेते हैं तो इसकी वाई जेड, इसकी पी आर लेते हैं तो इसकी एक्स जेड। यहाँ से देख सकते हो इसकी पी क्यू है और इसकी एक्स वाई है, तो यहाँ से इसकी पी क्यू ले लेंगे और इसकी एक्स वाई ले लेंगे, तो आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा, या ऐसे लिख दीजिए पी क्यू बटे एक्स वाई का होल स्क्वायर। मान रख सकते हैं आप, पी क्यू का मान यहाँ से रख दीजिएगा, तो आपके पास में आ जाएगा पी क्यू का मान आ गया 3xy बटे एक्स वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ से एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, 3 का वर्ग कर दीजिएगा 9 आ जाएगा, 1 का वर्ग कर दीजिए 1 आ जाएगा, यानी क्षेत्रफल पी क्यू आर अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज एक्स वाई जेड बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 9:1 आ जाएगा। आगे देख सकते हैं अपन, देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, सीधा इसी तरीके से अपन निकालेंगे। एक एक नंबर के प्रश्न होंगे, 2 या 3 स्टेप 4 स्टेप में आपको बताना है, ज़्यादा डिटेल यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बाकी के प्रश्न भी हल करने हैं। छोटे प्रश्नों में उलझना नहीं है, मात्र आपको हल करके बताना है कि किस तरीके से आंसर आ रहा है। देखिएगा, यदि त्रिभुज ABC में D समांतर BC है एवं AD बराबर x है, DB बराबर x-2 है, AE बराबर x+2 है और EC बराबर x-1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा सीधा लिखेंगे अपन, त्रिभुज AB और C में, त्रिभुज ABC में पहले से ही आपको दिया हुआ है D समांतर आपको दिया हुआ है BC है। देखिएगा सीधा अपन यहाँ पर लिखेंगे और ध्यान दीजिएगा, इसमें ABC में DE समांतर आपको दे रखा है BC है, त्रिभुज बना दीजिए। आपके पास आ गया ABC, ध्यान दीजिए इधर, और आपके पास में आ जाएगा ये समांतर दिया हुआ है D और E BC के, तो यहाँ पर भी थेल्स प्रमेय आपकी लग जाएगी, तो हम निकालेंगे यहाँ पर थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय देखिएगा क्या कहती है, यदि ये दोनों भुजाओं को काटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी आपके पास AD बटे DB, AE बटे क्या आ जाएगा EC, तो लिख दीजिए AD बटे आपके पास में क्या आ जाएगा DB बराबर AE बटे आपके पास में आ जाएगा EC। रख दीजिए मान, यहाँ से देखो AD का मान आपके पास में x है, DB का मान आपके पास x-2 है, AE का मान आपके पास x+2 है, और आपको EC का मान x-1 है। सीधा इसको हल करिएगा, वज्र गुणा कर दो, इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा, और आपको x का मान निकालना है। सीधा लिख सकते हैं अपन, वज्र गुणा करने पर, देखिएगा दोस्तों यहाँ आप लगाते हैं चिन्ह तो इस तरीके से लगाया जाता है, तीर का निशान लगा के काटा नहीं जाता इस तरीके से। इसको इधर गुणा कर दीजिए, इसको इधर गुणा कर दीजिए, x-1 और ये आ जाएगा x-2 और x+2। हल करिए, अंदर गुणा कीजिए, x² हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, इसको करिए सूत्र लगा दीजिए a-b और a+b, a² - b² x² - 2 का वर्ग 4। इधर x² से x² कट जाएगा, इधर से इधर लेके आएंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, यहीं पर काट दीजिए, तो ये माइनस से भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा कितना है 4। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि आपको दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तथा ए बी बराबर 2.1 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपके पास में आ गया क्वेश्चन नंबर 39। आपको दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये आपको पहले से ही प्रश्न में दिया हुआ है, तो आपके पास में आ जाएगा दिया है। अब देखिएगा जब दो त्रिभुज अपन ने पढ़ा है समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। यानी इसकी संगत भुजा आ जाएगी ए बी, तो इसकी संगत पी क्यू। तो यहाँ पी क्यू है तो पी क्यू के संगत क्या आ जाएगी ए बी। देखिएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। 3 बिंदु होते हैं तो त्रिभुज पढ़ते हैं, 4 बिंदु होते हैं तो चतुर्भुज पढ़ेंगे। यहाँ आपको चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा इसकी भुजा आ जाएगी आपके पास में ए बी का स्क्वायर बटे आपके पास में आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। रख दीजिएगा मान। हमारे पास ए बी सी का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 16 है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 9 है, बराबर ए बी का मान आपको दिया हुआ है 2.1 का होल स्क्वायर बटे आपको पी क्यू का मान यहाँ से निकालना है। सीधा देखिएगा आप लिख दें यहाँ पर वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल ले देंगे तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल आपके पास में कितना हो जाएगा 3, बराबर यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो 2.1, इसका आ जाएगा पी क्यू। वज्र गुणा करिए इसको इधर और इसको इधर करेंगे 4 गुणा पी क्यू बराबर इसको गुणा करिएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पी क्यू बराबर आपको निकालना है 6.3 बटे 4, 4 का भाग लगा दीजिएगा। पी क्यू बराबर 4 का भाग देंगे 4 एकम 4, पॉइंट लग जाएगा, कितना बचेगा 2, आपके पास 23, 4 पंजे 20, 3 बचेगा 30, 4 7 28, 2 बचेगा 4 पंजे 20। या पी क्यू बराबर आप लिख सकते हैं एक पॉइंट के बाद तीसरा अंक देखेंगे 5, तो एक अंक बढ़ा देंगे 5 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इस तरीके से आपके पास में प्रश्न हो जाएगा। आगे देखिएगा एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में है 40 नंबर है, पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। तो आगे देखिएगा 40 नंबर, पासे में एक बार फेंकते हैं हम किसी भी पासे को तो 6 परिणाम प्राप्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिएगा और ध्यान दीजिए, हम लिखें यहाँ पर प्रश्न नंबर 40 है। तो देखिएगा पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम आपके पास में आते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिएगा ध्यान से, इसलिए आप लिख सकते हैं कुल परिणामों की संख्या आपके पास में आ गई। कितने परिणाम हो गए 6। देखिएगा हमसे कह रहा है सम अंक आने की प्रायिकता, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर सम अंक होने के अपन निकालते हैं अनुकूल, सम अंक होने के अनुकूल परिणाम। देखिएगा दोस्तों, सम यानी जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है वो आपका सम होता है 2 4 और 6। यानी आपके पास में आ जाएगा 2 4 6, टोटल परिणाम आपके पास में आ गए कितने 3। सीधा प्रायिकता निकालेंगे अपन, सम अंक हो तो आपके पास में होता है अनुकूल परिणाम। सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, अनुकूल परिणाम बटे आपके पास में होता है कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिएगा यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने आए 3,
टोटल 6 काट दीजिएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 41, दो पाशों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिएगा इधर पासे को फेंकेंगे यहाँ पर तो 6 परिणाम आते हैं, 6 अंक आपके पास। पासे दो पासों को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम आपके पास में आ जाएंगे। एक बार फेंकेंगे 6 गुणा 6 बराबर आपके पास में 36 प्राप्त होगा। तो फिर देखिएगा अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा आपसे कह रहा है अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर अंकों का योग 7 होने के अनुकूल परिणाम। अंकों का योग 7 होने के अनुकूल परिणाम देखिएगा आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहले पर 1 आ जाए, जोड़ने पर 7 तो दूसरे पर 6, पहले पर 2 आवे तो दूसरे पर इधर 1 कम कर दो, कितना 5, इधर से 1 बढ़ाते जाइए, इधर से 1 घटाते जाइए। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, तो इधर यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, इधर 1 बढ़ा दीजिएगा 4, तो इधर कितना आ जाएगा आपके पास में 3, इधर से 1 कम कर दीजिएगा। फिर इधर क्या आ जाएगा 5, तो इधर कितना 2 आपके पास में आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 6, तो इधर कितना आ जाएगा 1। यानी देखिएगा 1 6, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2, 6 1, टोटल आपके पास में परिणाम जो प्राप्त होंगे वो कितने आ जाएंगे 6। सीधा निकाल देंगे। प्रायिकता आपके पास में आ गया अंकों का योग 7 हो, अंकों का योग 7 हो, सीधा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 6, टोटल 36, 6 एकम 6, 6 6 36 आपके पास में आ जाएगा 1 बटा कितना आ जाएगा 6। आगे देखिए इसी तरीके से आपके पास सारे प्रश्नों का एक ही तरीका है, बस प्रायिकता में आपको सीधा ध्यान रखना है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम का भाग दे देंगे और सीधा मान निकाल देंगे यहाँ से। देखिएगा आगे और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास में आ गया आगे क्वेश्चन, देखिएगा आपके पास में है 42 नंबर। देखिएगा आपको दे रखा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपसे कोई भी पूछे बादशाह होने की, इक्का होने की, गुलाम होने की, बेगम होने की, सबकी यही प्रायिकता होती है। आप लिख सकते हैं आपके पास ताश के कुल पत्ते आपको यहाँ दिया हुआ है 52 पत्ते होते हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की आपके पास में आ गई संख्या, टोटल परिणाम 52। आपसे कह रहा बादशाह होने की प्रायिकता, तो आपको पहले निकालना होगा यहाँ पर बादशाह होने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो आप देख सकते हैं बादशाह होने के अनुकूल परिणाम प्रत्येक पत्ता 4 की संख्या में होता है। 4 बादशाह, 4 इक्का, 4 बेगम, 4 गुलाम, जो भी पत्ते के बारे में पूछेगा उसकी संख्या 4 होगी। सीधा निकालेंगे अपन प्रायिकता, पी को बोलेंगे प्रायिकता बादशाह हो, सीधा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 4, टोटल आपके पास 52, 4 एकम 4, यहाँ भाग दीजिएगा 13 चौके 52, 1 बटा 13 प्राप्त होगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 43, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित आने की प्रायिकता पूछे तो भी यही होगी आपकी, पट आने की भी यही होगी। तो आप लिख सकते हैं एक सिक्के
एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, तो आपको ध्यान देना है, एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो दो परिणाम आते हैं, हेड और टेल, यानी चित्त और पट प्राप्त होता है, चित्त और पट या हेड और टेल। अब आपसे हेड आने की पूछेगा तो भी 1/2 आती है इसकी प्रायिकता, टेल आने की यानी चित्त पूछे तो भी वही मान आता है और पट पूछे तो भी वही आता है। अब आपके पास में आ गया है, ध्यान दीजिएगा, सीधा निकालें अपन प्रायिकता। आपके पास में सिक्के पर चित्त हो या पट हो, जो भी पूछता है, सिक्के पर पट हो तो देखिएगा ध्यान से, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। पट है जो एक बार है, टोटल परिणाम 2 है तो उत्तर 1/2 आ जाएगा। यहीं आपसे चित्त पूछे तो चित्त की प्रायिकता भी 1/2 ही आएगी, क्योंकि वहाँ भी एक ही मान होता है। 44 नंबर देखिएगा, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या है? तो सीधा इसमें देखिएगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1 नंबर का प्रश्न है तो आप निकाल सकते हैं सीधा। श्याम देखिएगा, पहले आपको दे रखा है राम के जीतने की प्रायिकता आपको दे रखी है 4/5 है, आपको निकालनी है श्याम के जीतने की प्रायिकता। तो सीधा ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों में इसको सीधा इसमें एक में से घटा देंगे, 1 माइनस का 4/5 घटा दीजिएगा यहाँ पर सीधा, 5 एकम 5 माइनस का 4/5 और घटा देंगे, 5 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा 1/5। आपके पास में दे रखा है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45। यदि आपसे कह रहा है PA बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता क्या है? देखिएगा, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, चूंकि PA प्लस PA बार इक्वल टू 1, यानी दोस्तों किसी घटना के घटने की प्रायिकता और उसके नहीं घटने की प्रायिकता दोनों का योग हमेशा 1 होता है। यदि आपको एक मान दे रखा है तो दूसरे को 1 में से घटा देते हैं, यानी आप सीधा मान रख दीजिएगा यहाँ पर, यानी हमें ज्ञात करना है A नहीं PA बार, तो 1 माइनस का आपके पास में क्या आ जाएगा PA, मान रख दीजिए 1 माइनस 0.65 तो आपके पास में आ जाएगा 0.35। घटाने का सीधा तरीका होता है आपके पास में, देखिएगा इस तरीके से आप घटा सकते हैं, 1 पॉइंट लगा के 0 0 रख देंगे, जितने अंक है पॉइंट के बाद इधर 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, इधर आपके पास में 0 है, इधर 3 और इधर 5, सीधा घटा दीजिए, इधर हासिल नहीं है, यहाँ से लेके चलेंगे, इधर जाएगी ये 10, इधर जाएगी ये 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 9 रह जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6 और यहाँ 0 रह जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा, आपके पास देखिएगा ये 9 में से आपके पास में 0 पॉइंट, तो यहाँ आ गया आपके पास में दे रखा 0.65 है, तो ये आ जाएगा 65, तो घटा दीजिएगा, सीधा आ जाएगा 9 में से 6 गया तो आपके पास 3, यानी 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 35। तो आपको सीधा जब भी कोई प्रश्न दे रखा हो, घटने की प्रायिकता दे रखी है, नहीं घटने की प्रायिकता पूछे, 1 में से उस मान को घटा देंगे तो सीधा हमारे पास में मान प्राप्त हो जाएगा और हम प्रायिकता निकाल देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यदि किसी छात्र द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2/3 है तो छात्र द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न आ चुका है पहले बोर्ड में, 1 नंबर का प्रश्न। आपको सीधा करना है, कुछ नहीं करना, ध्यान दे के थोड़ा सा बस। 46 नंबर में आपको दे रखा है प्रश्न हल करने की प्रायिकता। देखिएगा, प्रश्न हल करने की प्रायिकता आपको दे रखी है यहाँ पर 2/3 है, तो सीधा हल कर देंगे। प्रश्न हल न करने
की प्रायिकता, प्रश्न हल न करने की प्रायिकता सीधा एक में से घटा देते हैं। 1 माइनस का 2/3 हल कर लीजिएगा, सीधा आपके पास में आ गया 3 एकम 3 माइनस का 2/3 बराबर लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पर, तो आपके पास में आ जाएगा 1/3। प्रश्न नंबर देखिएगा आपके पास 47 है। दो पाशों को एक साथ फेंकने पर दोनों पाशों में समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिएगा हम लिखेंगे यहाँ पर दो पाशों को एक बार या एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम आपके पास में आ गया 6 × 6 बराबर 36 आ जाएगा। आपके पास में देखिएगा एक बार फेंकते हैं तो 6 आते हैं, दूसरी बार फेंका तो 6 और 6 36 हो जाएगा। अब निकालना है अपन को समान अंक आने के अनुकूल परिणाम, तो अपन लिखेंगे दोनों पासों पर समान अंक आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम निकालिए। देखिएगा दोनों पर समान आता है, यानी पहले पर 1 तो दूसरे पर भी 1, पहले पर 2 तो दूसरे पर भी 2, पहले पर 3 तो दूसरे पर भी 3, इस पे 4 तो इस पे भी 4, ये 5 तो ये भी 5, ये 6 तो ये भी 6। इस तरीके से आपके पास में अंक आता है, तो आपको सीधा ध्यान रखना है 4 4, 5 5 और 6 6। इस तरीके से आपके पास में कितने परिणाम हो जाएंगे, आपके पास में 6। सीधा प्रायिकता निकाल दीजिएगा, पासों पर समान अंक हो, समान अंक हो, तो सीधा आपके पास अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 6 और आपके पास में आ गया टोटल परिणाम 36। हल कर दीजिएगा, 6 एकम 6, 6 6 36, 1/6 आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए आपका प्रश्न नंबर देखिएगा 48। लीफ वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है और जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है वो लीफ वर्ष होती है, जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता है वो एलीफ वर्ष होती है। तो आपके पास में आ गया देखिएगा 48 नंबर है, आप देख सकते हैं एलीफ वर्ष। एलीफ वर्ष में क्या होता है, 365 दिन होते हैं। लीफ वर्ष में 366 दिन होते हैं, एलीफ वर्ष में 365 दिन होते हैं। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अर्थात 52 सप्ताह 1 दिन। 52 सप्ताह यानी 52 बार तो प्रत्येक बार आता है, होते हैं, यानी आपके पास 52 सप्ताह 1 दिन होता है। कोई भी एलीफ वर्ष है तो उसमें 52 बार प्रत्येक बार आता है, 1 दिन शेष बचता है, तो आप लिख सकते हैं शेष 1 दिन निम्न प्रकार हो सकता है, हो सकता है। यानी आपके पास ये आपके पास पूछ रहा है, आपसे क्या पूछा गया है, रविवार, तो पहला दिन जो बचा हुआ है वो रविवार भी हो सकता है, आपका सोमवार भी हो सकता है, आपके पास में मंगलवार भी हो सकता है, ये 1 दिन आपका बुधवार भी हो सकता है, ये आपके पास 1 दिन जो है आपका वो गुरुवार भी हो सकता है, बृहस्पतिवार, ये आपका शुक्रवार भी हो सकता है, ये आपका शनिवार भी हो सकता है। यानी इसकी जो कंडीशन है होने की वो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 स्थितियां होती हैं। इसलिए आपके पास में आता है कुल परिणाम, जो आपके पास में आते हैं वो आपके पास में आगे कितने, 7। आपसे कह रहा है रविवार एक एलीफ वर्ष में
केवल 52 रविवार हो, यानी 52 बार ही हो, 53 बार नहीं आवे, यानी रविवार नहीं आवे, तो बाकी आपके पास में कोई सा भी बार आ जाए, यानी आपके पास में आ जाएगा केवल 52 रविवार होने के अनुकूल परिणाम निकालेंगे अपन, अनुकूल परिणाम। तो देखिएगा, यानी रविवार नहीं आना चाहिए तो रविवार को हटा दीजिए, तो कितने बचेंगे आपके पास में 6, सीधा निकाल दीजिएगा। प्रायिकता केवल 52 रविवार हो, 52 रविवार हो, तो आप देख सकते हैं अनुकूल परिणाम 6, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 6 बटे आपके पास में क्या आ जाएगा 7। यदि आपसे इसी में दोस्तों पूछे, यदि आपसे पूछ ले इसी के अंदर, या आपसे पूछ ले 52 की जगह आपसे कह दे 53 रविवार हो, 53 रविवार हो, तो आपको इसको 1 में से घटा देना है। 1 - 6 बटे 7, 7 एकम 7 में से 1 घटा देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 7, 1/7 प्राप्त हो जाएगा। यानी आपके पास केवल 52 रविवार हो तो 6 बटे 7, 53 रविवार हो तो आपका 1 बटे 7 आपका आंसर प्राप्त होगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 1 नंबर में भी दे सकता है और 2 नंबर में भी आपको इस प्रश्न को दे सकता है। पहले भी आपके पास बोर्ड में आया हुआ है। एलिफ वर्ष भी दे सकता है, आपको लीफ वर्ष भी दे सकता है, बस केवल आपको ध्यान देना है तरीका। आगे देखिएगा, आपका है प्रश्न नंबर 49। आपको दे रखा है 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता यादृच्छिक निकालने पर उसके फेस कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अपन लिख सकते हैं ताश के कुल पत्ते आपके पास में हो गए, कितने होंगे 52, कुल परिणाम हो जाएंगे 52। इसलिए आपके पास में आ गया कुल परिणाम, आपके पास में आ जाएगा 52। आपसे कह रहा है फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता, तो आप लिखेंगे फेस कार्ड होने के अनुकूल परिणाम, फेस कार्ड होने के अनुकूल परिणाम हम निकालें तो आप देख सकते हो फेस कार्ड होता है जिस पर तस्वीर बनी होती है, यानी फेस यानी चेहरा। तो आपके पास 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होती हैं और 4 गुलाम होते हैं, यानी 4 4 8 और 4 3 12 आपके पास में होते हैं। सीधा निकाल देंगे प्रायिकता फेस कार्ड हो, फेस कार्ड हो तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम आपके पास में आ गया 12, टोटल आपके पास 52, 4 का भाग दीजिए, 4 3 12 और 4 का भाग देंगे 13 चौके 52, 3 बटे 13। क्वेश्चन देखिएगा आपके नंबर 50। किसी प्रयोग की सभी आपके पास में दे दिया है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग लिखिए। तो ये प्रश्न भी बोर्ड में आया हुआ है 1 नंबर का। इसका जो आंसर है वो आपको सीधा लिखना है, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। किसी भी प्रयोग की कितनी भी घटनाएं घटे उनकी सबकी प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। प्रश्न नंबर देखिएगा 51। आपसे कह रहा है PUC का पूरा नाम लिखिए। देखिएगा PUC का पूरा नाम अपन लिखे यहाँ पर, का पूरा नाम देखिएगा ध्यान से, तो आपके पास में आ जाता है PUC। P का मतलब होता है पोल्यूशन, पोल्यूशन। U का मतलब होता है अंडर, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। आपके पास में होता है कंट्रोल सर्टिफिकेट। यानी देखिएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर PUC का मतलब होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। अपन बोल सकते हैं इसको प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। जो आपके पास
दिया जाता है वाहनों के लिए, दिया जाता है प्रदूषण का स्तर जांचने के लिए। बोलते हैं अपन पीयूसी को पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। आगे देखिएगा आपका है प्रश्न, ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 52 नंबर देखिएगा, आपसे कह रहा है सीसीटीवी कैमरा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 है, सीसीटीवी कैमरे का पूरा नाम लिखिए। देखिएगा भाई, पूरा नाम आप लिखें इसका तो आपके पास में आता है सीसीटीवी। देखिएगा इस सी को बोलते हैं अपन क्लोज्ड, आपके पास में आ गया क्लोज्ड। इस सी को बोलते हैं सर्किट, सर्किट आपके पास में आ जाता है सी सर्किट। देखिएगा ध्यान से, CIR CUIT सर्किट। टेलीविज़न क्लोज्ड सर्किट आपके पास में होता है टेलीविज़न, TELEVISION टेलीविज़न, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न अपन पढ़ते हैं इसको। आगे देखिएगा आपके पास, देखिएगा क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में अगर बोलें बंद परिपथ दूरदर्शन। दूर बैठकर हम दर्शन कर सकते हैं तो हमारे पास में होता है बंद परिपथ दूरदर्शन, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। क्वेश्चन देखिएगा आपके पास, आपको दे रखा है आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। सड़क सुरक्षा वाला प्रश्न है तो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं आपके, आप लिख सकते हैं आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं देखिएगा दोस्तों, नंबर 1 होता है प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े, और नंबर 2 होता है आपका द्वितीयक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। यानी आंकड़े आपसे पूछे तो 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 54 देखिए, यातायात संकेतों में लाल बत्ती की कैसी ज्यामितीय आकृति होती है। तो ये जो बत्तियां लगी होती है लाल पीली हरी जो भी लगी होती है, उसकी आकृति जो होती है वो होती है अष्टभुज, अष्टभुजाकार आपके पास में होती है अष्टभुजाकार। यानी यातायात संकेतों में लाल बत्ती की जो ज्यामितीय आकृति होती है वो होती है अष्टभुजाकार होती है। तो आप देख सकते हैं 55 है आपका। देखिए समीकरण लिखेंगे अपन, यदि टैक्सी का किराया पहले 1 किलोमीटर का तो 15 रुपये है, उसके बाद प्रति किलोमीटर 7 रुपये हो, तो तय की गई दूरी x किलोमीटर का कुल किराया 22 रुपये है। तो इसका बीजगणितीय समीकरण लिखिए। देखिए कुल आपके पास में है जो दूरी है, आपके पास में जो कुल किराया है इसका वो तो y है, कुल दूरी x है, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, बाकी हमारे पास टोटल किलोमीटर x चलना है, 1 किलोमीटर यहाँ से ये घट जाएगा, गुणा इसके बाद प्रति किलोमीटर का 7 है तो 7 से गुणा कर दीजिए, y बराबर आपके पास आ गया 15, 7x माइनस 7 एकम 7, y बराबर ये आपके पास बचेगा 7x प्लस का कितना बचेगा 8, y को इधर ले जाइए, 7x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस तरीके से है आपके पास, समकोण त्रिभुज बनाएंगे अपन, ऊंचाई दूरी वाला प्रश्न है, ABC ये समकोण हो गया है। वो कह रहा है आपसे इसका ये उन्नयन कोण ज्ञात करना है थीटा। नीचे बनेगा उन्नयन कोण, ऊपर बनता है अवनमन कोण। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। यदि हम इसको h मीटर मानते हैं तो इसकी परछाई भी h मीटर आ जाएगी। परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर हो तो उन्नयन कोण यानी थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अपन मान लेंगे यहाँ पर, माना खंबे की ऊंचाई
आपके पास में आ गई खंबे की ऊंचाई अपन ने मानी यहाँ पर h मीटर, तब परछाई भी आपके पास में कितनी आ जाएगी h मीटर। सीधा आपके पास में देखिएगा जहाँ समकोण बनता है उसके सामने वाली क्या होती है, कर्ण, जिस पर थीटा का मान होता है वो होता है आधार, और जो बचा हुआ है वो क्या हो जाता है, लंब। सीधा देखिएगा ये लंब और ये आधार है, तो लंब बटे आधार tan थीटा में होता है, तो tan का सूत्र लगा देंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब आपके पास में आ गया AB, आधार आपके पास BC। tan थीटा बराबर AB का मान देखिएगा आपके पास में h, ये भी h, h से h गया 1, आपके पास में आ गया tan थीटा, और tan में ही मान देखेंगे 1 हमारे पास मान होता है tan 45 का, tan से tan काट देंगे अपन, तो थीटा का मान आपके पास में आ जाएगा 45 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका प्रश्न नंबर 57। देखिए आपको दे रखा है एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा जो अपन को इन प्रश्नों में मानना होता है, यानी जो आपसे निकलवाता है उसी को माना जाता है। तो अपन मान लेंगे यहाँ पर, माना पहाड़ी की ऊंचाई आप मान लें यहाँ पर h मीटर, तो ये आपकी पहाड़ी बना देंगे। समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। यहाँ पर क्षैतिज से देखिएगा आपसे करा, पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये ढलान हो जाएगा, कोण बनाता है और शिखर तक पहुँचता है। कोई आदमी यहाँ से यूँ जाएगा सीधा, तो मैंने आपसे कहा था ये ढलान हो जाएगा पहाड़ का, तो ये आ गया 500 मीटर आ जाएगा आपके पास में। फिर आपसे कह रहा है, देखिएगा दोस्तों ये 500 मीटर हो गया। अब आपसे कह रहा है पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसको मान लिया है h मीटर आ जाएगा आपके पास में, h मीटर, तो आपके पास में h का मान निकालना है। सीधा देखिएगा ये समकोण बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। यहाँ देखिएगा यहाँ थीटा बना हुआ ये आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब। यानी जिस बिंदु पर कोण बनता है उस बिंदु वाली भुजा को हमेशा आधार मानते हैं। तो आपके पास में देखिएगा ये लंब है और ये कर्ण है, और लंब और कर्ण किस में होता है आपके पास, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे हम, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हो गया आपके पास में AB और कर्ण हो गया आपके पास AC। रख दीजिए मान, साइन थीटा का मान आपके पास में आ गया 60, AB का मान h बटे 500 आ जाएगा। ये आ गया साइन 60 का मान √3 बटा क्या होता है 2, h बटे आपके पास में 500, इसको इधर गुणा 2h वज्र गुणा कर लीजिएगा 500 √ आपके पास 3, h बराबर निकालेंगे आपके पास में आ जाएगा 500 √3 बटे आपके पास 2, तो h का मान आपके पास 2 का भाग दे दीजिए, 250 √3 मीटर प्राप्त होगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 58 है आपका, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये आपको दे रखा है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे अपन यहाँ पर भी। ये आपके पास में आ गया A, ये B, ये C, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा आपके पास में, ये सामने वाली कर्ण। अब देखिएगा आपसे पूछ रहा है ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये कोण आ जाएगा। अब जब भी हम अनुपात का चिन्ह हटाते हैं तो दोनों को x से या h से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में x और ये आ जाएगा हमारे पास में √3x। इन अनुपात को गुणा करेंगे, इसको x से भी इसको भी x से, तो ये आ जाएगा x और ये √3x। अब देखिएगा छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का दे रखा है, तो आप यहाँ पर सीधा निकाल देंगे। ये आपके पास में आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लंब और आधार। यहाँ पर भी आपके पास में tan थीटा बराबर लंब बटे आपके पास में आ जाएगा आधार, ये आ गया AB, ये आपके पास में आ जाएगा BC। tan थीटा का मान आपको निकालना है, AB का मान आपके पास x और ये √3x, x से x कट जाएगा। tan थीटा
इक्वल टू आपके पास 1/√3 और ये tan में मान देख लीजिएगा। tan थीटा बराबर tan में कितने का मान होता है 1/√3। tan कितने का होता है 30 डिग्री का मान होता है। tan से tan काट दीजिएगा, थीटा बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा 30 डिग्री का मान प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके पास में आ गया प्रश्न नंबर 59। देखिएगा, हमें दे रखा है यदि cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा आपको दिया हुआ है, sin 4 थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक को चेंज करना है तो cos को चेंज कर दीजिए या sin को चेंज कर दीजिए, और हमें यहाँ थीटा का मान निकालना है तो आप ऐसी स्थिति में इधर वाले को चेंज करते हैं जिससे चिन्ह की गड़बड़ नहीं होती है। cos 2 थीटा इसको चेंज करिए, sin किस में बदलता है cos में, और जो थीटा का मान दे रखा है उसे 90 में से घटा देते हैं। sin आपके पास में आ जाएगा cos हो जाएगा cos 90 माइनस 4 थीटा, cos से cos काट देंगे, 2 थीटा बराबर 90 माइनस का 4 थीटा हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, ये 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90 डिग्री, ये आपके पास में 6 थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर आपको निकालना है 90 अपॉन क्या हो जाएगा 6, थीटा बराबर 15 छीके 90, आपके पास में आ जाएगा 15 डिग्री प्राप्त होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपका 60 नंबर, देखिए हमें दे रखा है sin थीटा cos 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दे रखा है sin थीटा cos 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा, और आपको दिया हुआ है sin 90 माइनस का थीटा। देखिएगा दोस्तों, सीधा फॉर्मूला लगा दीजिएगा। इधर आ गया आपके पास में sin थीटा, cos को 90 में से घटा दे तो क्या बदल जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, cos sin को 90 में से घटाएंगे तो किस में बदल जाएगा cos थीटा। आपके पास में आ गया sin को sin से गुणा कीजिएगा sin स्क्वायर थीटा, cos को cos से गुणा कीजिएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये आपका फॉर्मूला है सीधा त्रिकोणमिति का, सर्वसमीका होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब देखिएगा दोस्तों, ये हमारे पास एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं, हमारे पास में 10 प्रश्न आते हैं बोर्ड के पेपर में। इनमें से 60 प्रश्न आपके हो चुके हैं 2 भागों के रूप में। अब हम अगला भाग इसका लेके आएंगे जब अपन पढ़ेंगे 2-2 नंबर वाले प्रश्न जो आते हैं, 5 प्रश्न आपके आते हैं। हमने इनको उन्हीं प्रश्नों को आपको बताया है जो बोर्ड में आपके पास 2-3 वर्षों से पीछे वाला जो पेपर है आपका हुआ है, उन पेपरों में जिन प्रश्नावलियों में से प्रश्न आ रहे हैं हमने उन्हीं प्रश्नों को आपको बताया है। अब इसी तरीके से हम आपको लेके चलेंगे जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं 11 से और 15 तक, उन प्रश्नों को लेके चलेंगे अपन। तो वहाँ पर भी हम उसी तरीके से बताएंगे दोस्तों, जो बढ़िया प्रश्न होंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं या बोर्ड में आ सकते हैं, उन प्रश्नों को हम लेके चलेंगे जिससे आपका मैटर बिल्कुल क्लियर हो और आप इन सवालों को पढ़ते रहिएगा। तो मैं समझता हूँ आपके 10 नंबर का मैटर बिल्कुल क्लियर हो सकता है। और अब हम पढ़ेंगे आगे फिर से 10 नंबर का मैटर, 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों को भी हम उन्हीं प्रश्नावलियों में से लेके चलेंगे जो पीछे 1-2 साल से बोर्ड के पेपरों में आ रहे हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपके लिए थैंक यू, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।